दिस इज सुहानी मित्तल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी क्लास 9th सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में आप डेमोक्रेसी के बारे में जानोगे, अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, कैसे डेमोक्रेसी और सब फॉर्म्स से अच्छी है या बुरी है, इसमें आप यही जानने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर डेमोक्रेसी नहीं तो और कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम चूज कर सकते थे। द वेरी फर्स्ट इज मोनार्की। मोनार्की राजा रानी का रूल, या राजा होगा, रानी होगी, उनकी प्रजा होगी एंड दे विल मेक ऑल द डिसीजंस फॉर द कॉमन पीपल। ये पोजीशन हेरिडिटरी होती है। हेरिडिटरी मीन्स पहले पापा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, ये जनरेशन वाइज पास होती रहती है। द नेक्स्ट वन इज डिक्टेटरशिप। एक ही कोई रूलर होगा, वो ही सबके लिए डिसीजंस बनाएगा, उसके डिसीजन सबको मानने पड़ेंगे। द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑफ हिटलर। हिटलर रूल्स बनाता था और सब लोगों को उसको मानना होता था, जो नहीं मानते थे उनको हिटलर मार देता था। द नेक्स्ट इज मिलिट्री रूल। यहाँ पे सारे डिसीजंस मिलिट्री बनाती है, हमारी आर्मी बनाती है एंड पीपल हैव टू एक्सेप्ट दीज। तो आपने इन तीनों में नोटिस करा कि कॉमन पीपल का इनमें कोई रोल नहीं होता, ना ही अपने रूलर्स को चूज करने में, ना ही कोई डिसीजन लेने में, एनीथिंग। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी, जो कि हमारे इंडिया में आज भी चल रही है। द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल पब्लिक। यहाँ पे जो भी हमारे लिए रूल्स बना रहे हैं, जो हमें गवर्न कर रहे हैं, सब हमारे द्वारा ही इलेक्ट करे गए हैं। यहाँ पर कोई भी हम पर ज़बरदस्ती रूल नहीं कर सकता एंड ऑल द डिसीजंस मेड बाय द गवर्नमेंट, सबका वो अकाउंटेबल हैं। मतलब उन्हें हर एक रूल के लिए जवाबदेही देनी पड़ेगी। अगर उनसे पूछा जाए कि इस रूल का क्या फ़ायदा है, ये रूल कैसे लगेगा एंड एवरीथिंग एल्स। यहाँ पे कॉमन पीपल का सबसे बड़ा रोल ये है कि वही चूज़ करते हैं कि उनको कौन रूल करेगा और कौन गवर्न करेगा। सो बेसिकली आपने क्या समझा? What is democracy? Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people and the rulers are accountable to them for their every decision. मतलब हर एक डिसीजन के लिए रूलर को बताना होगा हमने ये स्टेप क्यों लिया, why we have taken that step and what are the advantages of this. The best example is of India, our country. Now, अब we have so many questions. Who are the rulers? कौन रूलर्स हैं, कौन वो पीपल हैं जो इन रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, एंड क्या इलेक्शंस हो रहे हैं, एंड क्या इलेक्शंस फेयर प्रैक्टिसेस में हो रहे हैं। अगर फेयर नहीं होंगे तो क्या हम उस फॉर्म को डेमोक्रेसी कहेंगे? What conditions must be fulfilled for an election to be considered democratic? क्या कंडीशंस एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं? ये सब चीज़ें हमें डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़ के समझ आएगी। And we have to study the 4 features of democracy to understand all these questions. तो हम हर एक फीचर को पढ़ने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स का रेफरेंस लेंगे, जो कि हमारी NCERT बुक में भी प्रोवाइडेड है। हर एक एग्जाम्पल से आप ये समझोगे क्या ये एग्जाम्पल डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। कौन से फीचर एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन को बिल्कुल फेयर बनाते हैं। So let's start. These are the examples of your NCERT book only. The first feature is major decisions. कौन decisions लेगा? We have to understand it through an example of Pakistan, our neighboring country. जनरल परवेज मुशर्रफ। आपको इसको एक स्टोरी की तरह याद करना है, कैसे हुआ था, कौन लीडर था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। फर्स्ट, मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 99। कूप इज अ टाइप ऑफ षड्यंत्र। मिलिट्री कूप हुआ अक्टूबर 1999 में। इन्होंने क्या किया? डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया, अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया पूरी कंट्री का, और कुछ टाइम बाद अपनी पोजीशन को प्रेसिडेंट चेंज कर लिया। मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव से ही चेंज हिज पोजीशन टू प्रेसिडेंट। 2002 में इन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसकी वजह से इनकी पोजीशन 5 ईयर एक्सटेंड हो गई। मतलब अब ये 5 साल और रूल कर सकते थे। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने बहुत सारे फ्रॉड, मैल प्रैक्टिसेस यूज़ करी। अगस्त 2002 में इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाला और इस ऑर्डर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को
अमेंड कर दिया। अमेंड क्या होता है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज होता है दैट इज नोन एज अमेंडमेंट। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को अमेंड किया। इसकी वजह से पाक प्रेसिडेंट अब नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को कभी भी डिसमिस कर सकता है। मतलब नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज जो कि कॉमन पीपल इलेक्ट कर रहे थे, अब उनको प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकता है। अगर वो प्रेसिडेंट के खिलाफ जाकर कुछ भी डिसीजन लेने की सोचते हैं तो ये उनको डिसमिस कर सकता है। ही हैज़ द अथॉरिटी ऑफ इट। पाकिस्तान में अब इलेक्शंस हो रहे थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी चुने जा रहे थे, उनके पास कुछ पावर्स भी थी, बट अल्टीमेटली द फाइनल लीडर इज जनरल परवेज मुशर्रफ, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। वो उनको कभी भी हटा सकता है, कभी भी नहीं। वो उनको अपनी बातें मनवाने के लिए फोर्स कर सकता है अल्टीमेटली, क्योंकि उनको पता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अगर हमने प्रेसिडेंट की बात नहीं मानी तो हमें हटा दिया जाएगा। सो इससे आपको क्या पता लगा? डेमोक्रेसी हो रही है, बट क्या ये फेयर है? क्या डिसीजन मेकिंग पावर उन लोगों के पास है जिनको कॉमन लोगों ने सिलेक्ट किया है? सो वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में जो फाइनल पावर है लोगों के लिए रूल्स बनाने की, रेगुलेशंस बनाने की, कोई चेंजेस लाने की, वो सारी पावर, फाइनल पावर उन लोगों के पास होनी चाहिए जिनको हमने इलेक्ट किया है। फर्स्ट फीचर आपको समझ में आया। एंड द नेक्स्ट फीचर इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। मतलब विदाउट एनी फ्रॉड, विदाउट एनी माल प्रैक्टिसेस एक इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन हो। इसको हम दो एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट इज ऑफ चाइना एंड द नेक्स्ट इज ऑफ मेक्सिको। सबसे पहले चाइना से स्टार्ट करते हैं। रेगुलर इलेक्शंस हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। जब चाइना को इंडिपेंडेंस मिली उसके हर 5 साल बाद रेगुलर इलेक्शंस वर बीइंग कंडक्टेड फॉर इलेक्टिंग द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट नेशनल पीपल कांग्रेस जो उनका पार्लियामेंट है उसको इलेक्ट करने के लिए हर 5 साल बाद इलेक्शंस हो रहे थे। इलेक्शंस होने से पहले लेकिन एक कैंडिडेट को अप्रूवल चाहिए था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। मतलब अगर मैं एक कैंडिडेट की तरह खड़ी हो रही हूँ नॉमिनेशन के लिए तो मुझे पहले परमिशन चाहिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections। सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के इंसान को या उससे जुड़ी जो 8 पार्टीज थी उनको अलाउड था इलेक्शंस कंटेस्ट कराना, उनके अलावा किसी को भी नहीं था। मतलब अगर मुझे खड़ा होना है तो मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह भी खड़ी नहीं हो सकती हूँ, ना ही अपनी कोई ऐसी पार्टी बना सकती हूँ जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट नहीं करती। गवर्नमेंट हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही बनाती थी। मतलब कभी इसके अलावा कोई सी और पार्टी गवर्नेंस में नहीं आई, हमेशा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतती थी। अब आपको इससे क्या पता लगा कि लोगों के पास इलेक्शन में किसी और को जिताने की चॉइस ही नहीं है। उनको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अल्टीमेटली वो किसी को भी वोट दे, उन 8 पार्टीज को दे या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को दे, जीतनी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही है। नेक्स्ट इज मेक्सिको। इंडिपेंडेंस मिला 1930 में। हर 6 साल बाद इलेक्शंस हो रहे थे उसके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। 2000 तक हर एक इलेक्शन पीआरआई जीत रही थी, वो इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। मतलब जैसे चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वैसे मेक्सिको में इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी हर एक इलेक्शन जीत रही थी। अब क्या यहाँ पे लोगों के पास चॉइस तो है लेकिन अपोजिशन पार्टीज कभी जीत नहीं पा रही थी। ऐसा क्यों? बिकॉज अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस लेकिन कभी भी जीत नहीं पाए। PRI was known to use many dirty tricks to win elections। क्योंकि PRI बहुत dirty tricks यूज करती थी इलेक्शंस को जीतने के लिए। कौन कौन सी ट्रिक्स थी? पहली, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में एम्प्लॉयड थे उनको पार्टी मीटिंग्स अटेंड करने के लिए फोर्स किया जाता था। आपको पार्टी मीटिंग में जाना है, भीड़ लगे ताकि दिखे हमारे कितने सपोर्टर्स हैं। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स फोर्स करते थे पेरेंट्स को कि आप PRI को वोट दो, अगर आपने PRI को वोट नहीं दिया तो हम आपके बच्चे को फेल कर देंगे, दैट टाइप। मीडिया इग्नोर करती थी अपोजिशन पार्टी की एक्टिविटीज़ को। अगर वो कुछ अच्छा भी कर रही हैं तो उसको रिकॉर्ड ही नहीं करती थी, वो दिखाती ही नहीं थी लोगों को, बल्कि उनको हमेशा क्रिटिसाइज करती थी, हमेशा उनके खिलाफ बोलती थी। समटाइम्स पोलिंग बूथ भी शिफ्ट हो जाते थे। फॉर एग्जाम्पल एक लोकेलिटी में अगर PRI से अलग कोई पार्टी को लोग सपोर्ट करते हैं
तो एट द लास्ट मोमेंट उनके पोलिंग बूथ ही चेंज कर दिए जाते थे ताकि उसमें से बहुत सारे लोग तो वोट देने जा ही ना पाए। एंड PRI बहुत सारा पैसा खर्च करती थी कैंपेनिंग में। आपने सुना होगा इलेक्शन कैंपेनिंग, जो लोग रैलीज निकालते हैं, मोर्चा निकालते हैं, वो सब इलेक्शन कैंपेनिंग है। और ये बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे थे इलेक्शन कैंपेन में। एंड फॉर योर नॉलेज आपको बता दूं कि इंडिया में 25 लाख इज़ द मैक्सिमम लिमिट टू कैंपेन इन लोकसभा इलेक्शंस एंड 10 लाख इज़ द मैक्सिमम लिमिट टू कंटेस्ट इन असेंबली इलेक्शंस। अब इससे आपको दोनों से क्या पता लगा? पहले वाले एग्जाम्पल से आपको पता लगा अपोजिशन पार्टीज थी ही नहीं, लोगों के पास चॉइस ही नहीं थी, अल्टीमेटली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल में आनी थी। एंड इन मेक्सिको अपोजिशन पार्टीज हैं लेकिन वो जीत नहीं पा रही क्योंकि PRI कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहा है, फ्रॉड प्रैक्टिसेस, कि हमेशा वही जीत रही है। सो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जहाँ पर कोई भी प्रैक्टिसेस ऐसी यूज़ नहीं हो रही हैं where those currently in power have a fair chance of losing, मतलब जो अभी पावर में है अगली बार वो हार भी सकते हैं, ऐसी चांसेस हों। PRI इस वाले चाइना में ऐसे चांसेस नहीं थी क्योंकि हमेशा वही जीतनी थी। आपको दो फीचर समझ में आए। एंड द नेक्स्ट फीचर इज 1 person 1 vote 1 value। एक इंसान, उसको एक वोट मिलेगा, मतलब वो एक वोट दे सकता है और उसके एक वोट की वैल्यू सिर्फ एक होगी। ये नहीं कि अगर कोई रिच इंसान है, कोई रिच पर्सन है तो उसकी वोट की वैल्यू 2 काउंट करी जाए और कोई पुअर है तो उसके वोट की वैल्यू सिर्फ 1। हर एक पर्सन चाहे रिच हो पुअर हो, सबका एक वोट दिया जाए, सब एक वोट दे सकते हैं और सबके वोट की वैल्यू भी सिर्फ एक होगी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स इन इंडिया एवरी पर्सन हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 18 इज एलिजिबल टू वोट। मतलब जो भी इंसान 18 साल का हो चुका है, चाहे लड़का लड़की, एनी कास्ट एनी जेंडर, उसको राइट है वोट करने का। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम देख रहे हैं आजकल सारी जगह एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन तब भी कहीं कहीं हम देखते हैं इक्वल राइट टू वोट को डिनाई करा जा रहा है। फर्स्ट, सऊदी अरेबिया में वुमेन को 2015 तक कोई राइट नहीं दिया गया वोट करने का, मतलब सिर्फ मैन दे सकते हैं वोट, वुमेन नहीं दे सकती। नेक्स्ट, एस्टोनिया ने अपने सिटीजनशिप राइट्स ऐसे बनाए हैं कि जो लोग रशियन माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं वो वोट नहीं दे पा रहे थे, बहुत डिफ़िकल्ट था कि वो वोट दे सके। फिजी में इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा बनाया गया कि जो इंडिजीनियस फिजी है, मतलब जो वहीं का रहने वाला फिजी है, उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू एन इंडियन फिजी। मतलब अगर इंडियन फिजी के वोट की वैल्यू सिर्फ 1 है तो इंडिजीनियस की 2। तो आपने शुरू के 2 में तो देखा कि सबको राइट टू वोट नहीं मिल रहा है, और लास्ट में देखा कि यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब किसी और के वोट की वैल्यू 2, किसी और के वोट की वैल्यू 1। तो डेमोक्रेसी में हर एक एडल्ट सिटीजन को सिर्फ एक वोट मिलना चाहिए, उसके वोट की वैल्यू भी सिर्फ एक होनी चाहिए। दैट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, फुली डेमोक्रेटिक। ये 3 फीचर्स हुए। अब नेक्स्ट जो आपका लास्ट फीचर है, दैट इज रूल फॉर लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। इसको हम समझेंगे जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल से। जिम्बाब्वे ने इंडिपेंडेंस को अटेन किया इन 1980, वाइट माइनॉरिटी से अटेन की थी। उसके बाद से कंट्री वॉज रूल्ड बाय रॉबर्ट मुगाबे, हु वॉज द लीडर ऑफ ZANU-PF पार्टी। ZANU-PF पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प करी थी। इलेक्शंस रेगुलरली हो रहे थे और हमेशा ZANU-PF पार्टी जीत रही थी। प्रेसिडेंट मुगाबे पॉपुलर तो था, मतलब हो सकता है वो पॉपुलैरिटी की वजह से जीत रहा हो, नहीं, वो कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस भी यूज़ कर रहा था जीतने के लिए। ओवर द ईयर्स उसकी गवर्नमेंट ने बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया और उस कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे चेंज किया जिसकी वजह से प्रेसिडेंट की पावर्स बढ़ती गई और प्रेसिडेंट लेस अकाउंटेबल होता रहा लोगों को। मतलब अब लोगों को आंसर देना प्रेसिडेंट का काम नहीं है, कम हो चुका है। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स को हैरेस किया जाता था, उनकी मीटिंग्स को इंटरप्ट किया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस को इलीगल घोषित कर दिया गया कि अगर कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। एक लॉ बनाया गया जिसकी वजह से राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट को कम कर दिया गया, आप प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते।
टेलीविज़न और रेडियो पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी और वो सिर्फ रूलिंग पार्टी को अच्छा दिखाती थी। रूलिंग पार्टी ने ये अच्छा काम किया, रूलिंग पार्टी ने ये अच्छा काम किया, बुरा काम वो कुछ नहीं दिखा सकती थी। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स तो थे, लेकिन गवर्नमेंट उन इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर वालों को हैरेस करती थी कि तुमने ये छापा, उनको बेचारों को जेल में डाल दिया, उनको टॉर्चर किया, ये सब कुछ। गवर्नमेंट ने कुछ कोर्ट जजमेंट्स को भी इग्नोर किया जो कि उसके खिलाफ बोलती थी। जजेस को प्रेशराइज किया, उसकी वजह से ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस। 2017 में उसको हटा दिया गया। तो इससे आपको क्या पता लगा कि एक रूलिंग गवर्नमेंट जिसको लोग चूज कर रहे थे, तो क्या वो फेयर था, क्या वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हो रहा था। सो देयर आर सम कंडीशंस जो कि अप्लाई होती हैं कि गवर्नमेंट कैसे चल सकती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिर्फ वो नहीं कर सकती जो उसको पसंद हो, बिकॉज इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। एक बार इलेक्ट कर दिया तो ये नहीं कि उसका काम खत्म हो चुका है, उसको कुछ बेसिक रूल्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इन पर्टिकुलर उसको कुछ राइट्स को, कुछ लोगों को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हर एक मेजर डिसीजन को कुछ कंसल्ट करके, कुछ लोग बैठकर बातें करें कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए इन अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। एवरी ऑफिस बियरर हैज सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो भी इंसान पावर में है, सबके पास कुछ राइट्स हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लोगों को लेकर। ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल। हर एक इंसान को जवाब देना पड़ेगा, नॉट ओनली टू द कॉमन पीपल but also to other officials of the government. So, final feature of democracy is a democratic government rules within the limits set by constitutional law and citizens' right. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रह के ही काम कर सकती है और लोगों के राइट्स को रिस्पेक्ट करके ही, अदरवाइज इट इज़ नॉट कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब आपने 4 फीचर्स समझे, 4 फीचर्स एग्जाम्पल के साथ समझे कि कैसे कैसे कौन सी कंट्री में क्या हो रहा था, तो क्या वो डेमोक्रेटिक था। अब 2 टाइप के लोग हैं, एक तो डेमोक्रेसी के खिलाफ बोल रहे हैं और एक जो डेमोक्रेसी के साथ हैं। सो अब इसको समझेंगे। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। सबसे पहले जो लोग डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं वो क्या क्या पॉइंट्स रखते हैं। सो फर्स्ट, चेंजिंग लीडर्स। कुछ लोग ये मानते हैं कि जैसे हमारे लीडर्स चेंज हुए जा रहे हैं, हर 5 साल बाद हमारा लीडर चेंज हो जाता है, तो ये चीज़ इनस्टेबिलिटी लाती है। फॉर एग्जांपल, किसी गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाला, कोई लॉ निकाला कि यहाँ पे मेट्रो बनेगी, कुछ भी, एंड वो चीज़ नेक्स्ट ईयर से शुरू होनी हो, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन हुए और वो पार्टी हार गई, तो इनस्टेबिलिटी हो गई, वो काम बीच में रुक गया। जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि अगले साल से ये होने वाला था, वो हुआ ही नहीं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। ऐसा मानते हैं कि ये सब कुछ बस सत्ता का खेल है, जिसको आप कह सकते हो कि सब लोग बस जीतने की होड़ में हैं, किसी को लोगों के बारे में परवाह नहीं है। सब लोग बस वादे देंगे, कुछ प्रॉमिसेस करेंगे इलेक्शन कैंपेनिंग में, लेकिन आगे चल के कुछ काम नहीं करते हैं। सो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इज ऑल अबाउट पावर प्ले। नेक्स्ट इज डिलेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो डिक्टेटरशिप रूल होता और आप रूलर होते, आप कोई रूल बनाते, 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन, कितना टाइम लेते। लेकिन फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, आपको सब लोगों को कंसल्ट करना है, तो इट विल टेक टाइम। क्यों? वो अपने वहाँ से ओपिनियन बताते हैं, वो अपने वहाँ से ओपिनियन बता रहा है, तो यू हैव टू, आपको सब चीज़ों को सोच के चलना है कि हाँ ये भी बता रहा है वो भी सही है, ये जो बता रहा है वो भी सही है, तो इस चीज़ में डिले हो जाता है। जो डिसीजन 1 दिन में या 1 महीने में लिया जा सकता था, वो डिसीजन 1 साल तक टल जाता है ड्यू टू मोर पीपल। नेक्स्ट इज बैड डिसीजंस। ऐसा मानते हैं कि जो लोग इलेक्टेड हुए हुए हैं उनको भी हमारे बारे में इतना नहीं पता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सो इट में लीड टू बैड डिसीजंस। एंड द नेक्स्ट इज इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन लीड्स टू करप्शन। जो कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन में जैसे हमने देखा ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स में, कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए लोग फ्रॉड प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं, सो दैट इज़ करप्शन। जो कंपटीशन है वो जो गवर्नमेंट है उसको करप्ट बना रहा है, वो बेकार प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं जीतने के लिए, बहुत सारे लोग करप्ट हो चुके हैं एंड ऑल। तो आपने ये देखा कि कैसे डेमोक्रेसी के खिलाफ लोग क्या क्या बोलते हैं। एंड हाँ, ये सब चीज़ें ठीक भी हैं, लेकिन तब भी डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाउ? क्योंकि वो और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बहुत बेटर है। कैसे है?
आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के साथ जो बोलते हैं। मोर अकाउंटेबल, कम से कम लोगों को जवाब तो देती है, हमने ये रूल क्यों बनाया, कैसे बनाया, इस रूल को क्या सोच कर बनाया गया, एवरीथिंग ये लोगों को जवाब देती है। यहाँ पर लोगों को जानने का अधिकार है कि हमारे लिए ये रूल क्यों बनाया गया है। नेक्स्ट इज गुड क्वालिटी ऑफ डिसीजंस, मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बहुत सारे लोग मिलकर डिसीजंस बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू वन पर्सन। डील्स विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, डेमोक्रेसी हमेशा डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करती है। हर एक इंसान को, मुस्लिम, हिंदू, सिख, एवरीवन, जेंडर, कास्ट कुछ भी हो, हर एक डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करती है। कैसे? हर एक इंसान को राइट टू वोट मिला हुआ है, चाहे वो कोई सी भी कास्ट का हो, कोई सी भी जेंडर का हो, एवरीथिंग। इन्हांसेस डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, डिग्निटी बढ़ाती है सिटीजन्स की। क्यों? सिटीजन्स को पता है कि हमारे पास भी अधिकार है कि हम भी अपने रूलर्स को इलेक्ट कर सके। हर एक इंसान, चाहे गरीब हो, अमीर हो, सबको राइट टू वोट मिला हुआ है, मतलब सबका इस चीज़ में पार्टिसिपेशन है कि हम अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं, चाहे वो कितना ही अमीर हो या चाहे वो कितना ही गरीब हो। तो लोगों की डिग्निटी को बढ़ाता है। एंड चांस टू करेक्ट मिस्टेक्स, द बेस्ट पार्ट इज, आप अगली बार अगर आपको लगता है जो पार्टी इस बार चल रही है दैट इज नॉट वर्किंग एफिशिएंटली, सो यू कैन चेंज इट द नेक्स्ट टाइम। आप उसको वोट मत दो, पूरी कंट्री उसको वोट नहीं देगी। अगर वो कुछ भी बुरा डिसीजन बनाती है तो उसको खुद पता है कि नेक्स्ट इलेक्शंस में वो पार्टी जीत जाएगी, हार जाएगी। सो वी कैन करेक्ट आवर मिस्टेक्स इन डेमोक्रेसी। अब क्या डेमोक्रेसी सिर्फ यही है कि कंट्री में इलेक्शंस हो रहे हैं, रूलर्स बन रहे हैं? नहीं, डेमोक्रेसी की और ब्रॉडर मीनिंग है। कैसे? अगर आपकी फैमिली में सिर्फ ये है कि सिर्फ पापा जो बोल रहे हैं, मम्मी जो बोल रही हैं, सिर्फ दादा जो बोल रहे हैं, सिर्फ उनकी सुनी जा रही है, आप कुछ बोलते हो तो कहते हैं तुम छोटे हो, तुम मत बोलो, सो दैट इज़ नॉट डेमोक्रेसी। लेकिन अगर एक फैमिली में चाहे छोटा हो, बड़ा हो, भाई हो, बहन हो, मम्मी पापा, दादा दादी, ताऊ ताई, सबकी बात सुनी जाती है, तो दैट इज़ अ डेमोक्रेटिक फैमिली। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का ये फीचर है कि हर एक इंसान की बात सुनी जाए, हर एक इंसान का ओपिनियन सुना जाए और उसको कंसीडर किया जाए। सो देर आर 3 एग्जाम्पल्स जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, हम बहुत डेमोक्रेटिक फैमिली हैं, क्योंकि कुछ भी डिसीजन लेना होता है तो हम सारे बैठते हैं, सारे डिस्कशन करते हैं, और मेरा ओपिनियन भी उतना ही मैटर करता है जितना मेरे पापा का। नेक्स्ट, मुझे वो टीचर्स बिल्कुल पसंद नहीं है जो स्टूडेंट्स को बोलने नहीं देती। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसी टीचर पसंद है जिनका डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट हो, डेमोक्रेटिक हो वो। मतलब अगर कोई बच्चा उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो शी इज़ अकाउंटेबल टू दैट, वो उस क्वेश्चन का आंसर दे, ये नहीं कि उसको चुप बैठा दे, जो कि अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में भी होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में हर एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। सो वो कहता है कि मुझे ऐसी टीचर्स पसंद हैं जिनका डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट है, डेमोक्रेटिक बिहेवियर की हैं, हर एक बच्चे की बात सुनती हैं और हर एक बच्चे को उसके क्वेश्चंस का आंसर देती हैं। नेक्स्ट इज वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक अबाउट डेमोक्रेसी? सिर्फ एक लीडर और उसके फैमिली मेंबर्स सब कुछ डिसाइड करते हैं इस पार्टी में, तो वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी में तो सिर्फ इतने से लोग नहीं, सारे लोग होते हैं जो भी उस पार्टी के हैं। सो वी कांट कॉल इट डेमोक्रेसी। सो आपने क्या समझा कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि वो डिलेज वगैरह करती है, लेकिन तब भी इट इज़ मच मोर बेटर देन डिक्टेटरशिप और मोनार्की। So, democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people and those are accountable to the common people. यही हमारा चैप्टर था। And remember, after this you have to give a thorough reading of your NCERT book, क्योंकि आपके पेपर में assertion reason MCQs आते हैं and that is very important कि आप अपनी बुक की रीडिंग करें। That's all. I hope you liked it.